ओके जी, राइट। अच्छा, अब जो CSMA CD है, ये प्रोटोकॉल एज इट इज वायरलेस में इस्तेमाल करना मुश्किल है। वायरलेस में भी हम बेसिकली इनहेरिट तो इसी को करते हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आता है जिसे हम कहते हैं हिडन नोड प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पे आपको ये 3 नोड्स नजर आ रही हैं, A, B और C। Here and keep adding. Okay. So we can see these 3 nodes A, B and C. Now A can hear B, जाहिर है आपको पता है वायरलेस सिग्नल्स की वायरलेस वायर्स के जरिए तो कनेक्टेड नहीं होता, ठीक है। तो हम जब बोलते हैं तो हमारी आवाज की जो इंटेंसिटी है, जो उसमें पावर उसको दी गई है, उसके मुताबिक वो एक रेंज तक ऑडिबल होती है। तो A जो चीज कम्युनिकेट कर रहा है, फर्ज करें कि वो B तक सुनाई देती है। इसी तरीके से C जो चीज कम्युनिकेट करता है, फर्ज करें कि वो B तक की रेंज में सुनाई देती है। और B जो है वो A और C दोनों के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन A और C ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। दे डू नॉट फॉल इनटू रेंज ऑफ ईच अदर। सो A कैन हियर B, B कैन हियर C, बट C कैन नॉट हियर A, ठीक है। अच्छा, अब जब आप फॉर्म B को कुछ भेजन हो जाएगी, राइट। अब ये जो कलीजन होगी, सर जी सर आपकी आवाज कट हो रही है अभी जो आपने बात बताई है। अच्छा, अगर मेरी आवाज मुसलसल कट हो रही है तो फिर तो शायद हम इसका प्रॉब्लम ना कर सके। अगर इंटरमिटेंट है तो फिर नहीं सर, मुसलसल नहीं, आप बता रहे थे ना तो दरमियान में 2 मिनट के लिए खत्म हो गई थी आपकी आवाज, स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है, ठीक है, आई से इट अगेन कि जो नोड B है वो A और C दोनों एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन A और C आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। A के सिग्नल C तक नहीं पहुंचते, C के सिग्नल A तक नहीं पहुंचते। तो अब फर्ज करें कि A और C दोनों कैरियर सेंस परफॉर्म करते हैं। कैरियर सेंस वो क्यों परफॉर्म करेंगे? ताकि ये देखें कि मीडियम फ्री है या नहीं। अब A को भी मीडियम फ्री मिलेगा, C को भी मीडियम फ्री मिलेगा, और वो दोनों B से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो जब वो अपने सिग्नल्स ट्रांसमिट कर देंगे तो B पे जाके दोनों सिग्नल्स कोलाइड कर जाएंगे। अब वायरलेस के अंदर ये फैसिलिटी है कि कोलिजन डिटेक्ट हो सकती है, क्योंकि उसी के मीडियम के ऊपर जो सिग्नल्स हैं वो बैक प्रोपेगेट करते हैं, और आपको जो डिटेरियोरेटेड वोल्टेज लेवल्स मिलते हैं उनसे आपको ये अंदाजा हो जाता है कि कोलिजन हुई है और कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं हुई। लेकिन वायरलेस के केस में ऐसा नहीं होता कि वो सिग्नल्स इतनी दूर तक प्रोपेगेट वापस कर सकें कि A और C कोलिजन को डिटेक्ट कर सके। सो लिहाजा CSMA CD यानी कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन एज इट इज इस्तेमाल नहीं की जा सकती वायरलेस के अंदर। तो CSMA की हद तक ठीक है, लेकिन कोलिजन अवॉइड करने के लिए हमें कोई और मैकेनिज्म चाहिए। तो आमतौर पे जो मैकेनिज्म हम डेवलप करते हैं वायरलेस के अंदर, उसको हम कहते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि सपोज 2 नोड्स आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, जैसे आपको यहां पे नजर आ रहा है, ठीक है। एक एक्सेस पॉइंट है, फर्ज करें एक मोबाइल नोड है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि अगर मोबाइल नोड ने एक्सेस पॉइंट को कोई डेटा भेजना है तो वो पहले एक बहुत छोटा सा कंट्रोल पैकेट ट्रांसमिट करेगी, रेडी टू सेंड, राइट। रेडी टू सेंड का मतलब ये होगा कि वो ये कहना चाह रही है नोड के मैं डेटा ट्रांसमिट करना चाहती हूं। अब अगर इस दौरान कोई दूसरी नोड भी एक्सेस पॉइंट से कम्युनिकेट करती हुई तो मुमकिन है कि रेडी टू सेंड पे कोलिजन हो जाए, तो मामला यहां से आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर रेडी टू सेंड कामयाब हो जाता है, राइट, तो रेडी टू सेंड जो है वो मोबाइल नोड और उसके इर्द गिर्द जितने भी नोड उसको सुन सकती हैं, वो सारी की सारी नोड्स इसको सुन लेंगी कि मोबाइल नोड जो है वो एक्सेस पॉइंट से कम्युनिकेट करना चाहती है। एक्सेस पॉइंट को जब ये मैसेज मिल जाएगा तो ये मैसेज जो है वो इसको एक्नॉलेज करेगा बाय सेंडिंग अ मैसेज क्लियर टू सेंड।
कि जी आप मुझे डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये जो क्लियर टू सेंड मैसेज है, ये एक्सेस पॉइंट की रेंज में जितने और स्टेशंस आते होंगे, जैसे अभी हमने हिडन टर्मिनल का प्रॉब्लम देखा कि जो सी था वो नहीं सुन पा रहा था, तो कोई ऐसा स्टेशन जो मोबाइल नोड की रेंज में तो नहीं है लेकिन एक्सेस पॉइंट की रेंज में है, ये उसको भी सुनाई देगा कि एक्सेस पॉइंट ने एक्नॉलेज किया है कि अगर आप डेटा ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं तो आई एम रेडी टू रिसीव द डेटा। ठीक है, सो जब ये रेडी टू सेंड और क्लियर टू सेंड मैसेजेस एक्सचेंज हो जाएंगे, और इसमें से हर मैसेज के अंदर एक फील्ड ये चीज भी इंडिकेट कर रही होगी कि मिसाल के तौर पे मोबाइल नोड जब रेडी टू सेंड भेजेगी तो वो ये बताएगी कि वो कितने टाइम के लिए मीडियम को एंगेज करना चाहती है, कैलकुलेटिंग के रेडी टू सेंड में कितना टाइम लगता है, क्लियर टू सेंड में कितना टाइम लगता है, डेटा ट्रांसमिशन कितनी करनी है, और फिर ऐक आने में कितना टाइम लगेगा। राइट, सो ये सारी चीजें जो है वो रेडी टू सेंड के अंदर भी होंगी, क्लियर टू सेंड के अंदर भी होंगी। लिहाजा तमाम नोड्स जो ये मैसेजेस सुनेंगी रेडी टू सेंड और क्लियर टू सेंड, वो अपने आप को उतने टाइम के लिए अपने रेडियोस को रेस्ट पे रखेंगी, बिकॉज दे विल नो दैट दिस इज द टाइम व्हिच विल बी रिक्वायर्ड, व्हिच विल बी टेकन अप बाय बोथ ऑफ दीज नोड्स टू कंप्लीट द कम्युनिकेशन। राइट, सो ये जो 4-वे हैंडशेक है, इसकी मदद से जो हिडन नोड का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाता है, और जो मैकेनिज्म वायरलेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है उसको कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस कहा जाता है, इंस्टेड ऑफ कोलिजन डिटेक्शन, बिकॉज कोलिजन डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, इसमें हम लोग दो तरह के यूज करते हैं, CSMA CD और CSMA CA, लेकिन इस सेंस में हम जस्ट CA वाला यूज करेंगे, CD वाला यूज नहीं करेंगे। जी, CD वायरलेस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो वायर्ड में ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, और हमने बताया कि हम उसे क्यों नहीं कर सकते, तो सो वी नीड टू चेंज दैट मैकेनिज्म, एंड द चेंज्ड मैकेनिज्म दैट वी अडॉप्ट इन वायरलेस इज कॉल्ड कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। सो कोलिजन wired में collision detection is possible and it is used, but wireless में collision detection possible नहीं होती, लिहाजा हम collision avoidance इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो मैकेनिज्म हमने डेवलप किया है, ये इसलिए किया है कि collision ना हो। So as I said that this is called carrier sense multiple access with collision avoidance. Listen to the link before you talk. If the medium is busy, the transmitter backs off for a random period. ये मैकेनिज्म बिल्कुल वैसा ही है जैसा वायरलेस के अंदर है कि आप बैक ऑफ करते हैं, कि अगर आपने मीडियम को देखा, मीडियम बिजी था, तो आप एक रैंडम पीरियड के लिए बैक ऑफ कर जाएंगे कि अच्छा ठीक है, मैं आमतौर पे बैक ऑफ विंडो होती है हमारे पास, उसमें से हम रैंडमली वैल्यू चूज करते हैं कि हम कितने टाइम पीरियड के लिए बैक ऑफ करेंगे। Avoids collision by sending a short message ready to send. RTS contains destination address and duration of the message, कि जी किसको भेज रहे हैं और कितने टाइम के लिए आपको मीडियम चाहिए। Tells everyone to back off for the duration. और RTS जब लोगों को मिलती है तो तमाम नोड्स को ये पता चल जाता है कि इस नोड ने इतने टाइम के लिए मीडियम को इस्तेमाल करना है, लिहाजा इतने टाइम के लिए हमें मीडियम के ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं करनी। और डेस्टिनेशन नोड जो है वो क्लियर टू सेंड भेजेगी, और जब वो क्लियर टू सेंड भेजेगी तो यही चीज जो आरटीएस ने इंडिकेट की थी कि कितने टाइम के लिए कम्युनिकेशन होनी है, सीटीएस के अंदर भी यही चीज इंडिकेट की जाएगी। सो अदर स्टेशन सेट देयर नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर एंड वेट फॉर द ड्यूरेशन। तो यानी आप इसे कह लें कि जितने टाइम के लिए मीडियम बिजी रहना है, उतने टाइम के लिए जो नोड्स हैं वो अपना, इसे हम कहते हैं नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर, के इतने टाइम के लिए वो नोड्स अपने पास ये एंट्री कर लेंगी कि इतने टाइम के लिए मीडियम अवेलेबल नहीं है। We will not be performing any carrier sense. We will not be trying to access or we will not be trying to transmit anything on the medium during this time. So और चूंकि इसमें कोलिजन डिटेक्शन पॉसिबल नहीं होती, लिहाजा हर पैकेट को एक्नॉलेज किया जाता है। कोलिजन डिटेक्शन के केस में वायरलेस के अंदर चूंकि कोलिजन डिटेक्शन पॉसिबल होती है, लिहाजा जब कोलिजन डिटेक्ट हो जाती है तो इसका ऑटोमेटिक मतलब ये होता है कि पैकेट नहीं पहुंचा। और चूंकि कोलिजन डिटेक्शन वायरलेस में पॉसिबल नहीं है, लिहाजा हर पैकेट की हमें एक्सप्लिसिटली एक्नॉलेजमेंट अलग से भेजनी पड़ती है। और अगर ट्रांसमिशन सक्सेसफुल ना हो तो मैक लेयर से उस पैकेट को रीट्रांसमिट किया जा सकता है। सर, जब हम कोलिजन को अवॉइड ही कर रहे हैं तो फिर हर पैकेट की एक्नॉलेजमेंट भेजने की क्या जरूरत है कि पैकेट जो है ना कोलिजन नहीं हुई इसमें? देखिए, जो वायरलेस मीडियम है ना, वायरलेस मीडियम इज डिफरेंट फ्रॉम वायर्ड मीडियम। लाइक मिसाल के तौर पे वायर्ड मीडियम के ऊपर बिट एरर रेट इज एक्सट्रीमली रेयर, ठीक है।
आप एक केबल के ऊपर जब कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस आ सकती है, बट यूजुअली केबल्स आर इंसुलेटेड एंड द चांसेस ऑफ बिट एरर रेट्स आर वेरी रेयर। ये एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन वायरलेस के अंदर तो वायरलेस इज एक्सट्रीमली वल्नरेबल मीडियम, ठीक है, और किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस जो है, शेडोइंग है, पाथ लॉसेस हैं, ठीक है, मल्टी पाथ प्रोपेगेशन है, वायरलेस सिग्नल्स की कोलिजन्स हैं, एक ही बैंड के अंदर मुख्तलिफ डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रही होती हैं, एक ज्यादा पावरफुल सिग्नल किसी वक्त किसी जगह से गुजरता है, माइक्रोवेव्स की इंटरफेरेंस हो जाती है, तो बिट एरर रेट्स का जो कह लें रेशो है वायरलेस के ऊपर वो वायर की निस्बत बहुत ज्यादा होता है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर सेट किए, रेडी टू सेंड और क्लियर टू सेंड आपका सक्सेसफुल हो गया, इसके बावजूद ये गारंटी नहीं होती कि जो डेटा आपने ट्रांसमिट किया है वो वाकई ठीक पहुंचेगा। अच्छा, वो डेटा फर्ज करें पहुंचा रिसीवर के पास, वो उसके ऊपर अपना सीआरसी या कोई भी मैकेनिज्म जो एरर चेकिंग का वो परफॉर्म करता है वो फेल हो जाता है, राइट? अब डेटा तो पहुंचा लेकिन वो ठीक नहीं है, लिहाजा एक्नॉलेजमेंट इज एनीवे नीडेड इन वायरलेस। ओके सर। ओके, फिर हमने प्रायोरिटीज की बात की थी, दैट इट इंप्लीमेंट्स डिफरेंट प्रायोरिटीज कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। सो ये जो एक टाइमलाइन डायग्राम आपको नजर आ रही है, ठीक है, फर्ज करें कि जैसे ऊपर आपको नजर आ रहा है कि इतने टाइम के लिए मीडियम बिजी है, ठीक है। अच्छा, मीडियम बिजी है, आप कैरियर सेंस परफॉर्म कर रहे हैं, जब मीडियम बिजी रहा तो जाहिर है कि आप उस वक्त तक बैक ऑफ करेंगे, आप तब तक कोई चीज ट्रांसमिट नहीं करेंगे। अब जब ये मीडियम बिजी नहीं रहेगा, ये मीडियम फ्री हो जाएगा, राइट? तो आपका बिहेवियर ये चीज डिटरमिन करेगा कि अब आगे क्या होने जा रहा है। अब हमारे पास मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ प्रायोरिटीज हैं कि पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी बोलने की, दूसरी प्रायोरिटी किसको मिलेगी, तीसरी प्रायोरिटी किसको मिलेगी। इसको हम कहते हैं इंटरफ्रेम स्पेस, IFS, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आमतौर पे कंट्रोल फ्रेम्स की होती है, जैसे मिसाल के तौर पे एक्स है, ठीक है। एक्स जो है, जब हमें एक्स भेजनी होती है तो जब मीडियम बिजी होता है, तो बिजी जब फ्री होता है मीडियम, तो उसके बाद हम सबसे जो शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड वेट करते हैं वो एक्ट टाइप मैसेजेस के लिए करते हैं, क्योंकि एक्स हमें इमीडिएटली भेजनी होती है, क्योंकि उनके पीछे बहुत सारा काम हो गया होता है। सो एक्स आर सेंट यूजिंग शॉर्ट इंटरफ्रेम स्पेस। ये सारे टाइम ड्यूरेशंस जो है इनकी रिकमेंडेड वैल्यू स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी प्रायोरिटी आती है वो आती है PIFS, दैट इज कॉल्ड पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन IFS, ठीक है। आमतौर पे आपने दो टर्म सुनी होंगी, एक को हम कहते हैं, आपने टोकन रिंग के बारे में कभी पढ़ा होगा? जी सर, पढ़ा हुआ है। टोकन रिंग बेसिकली क्या होता है, टोपोलॉजी है ना मुख्तलिफ, उसमें टोकन रिंग बेसिकली क्या होता है कि एक टोकन होता है जो मूव करता है नोड टू नोड, और जिस नोड के पास वो टोकन होता है उसकी बारी होती है ट्रांसमिट करने की, ठीक है। यानी इसके अंदर हम रैंडम एक्सेस जो है इसको खत्म कर देते हैं और तमाम नोड्स की बारियां एलोकेट कर देते हैं कि हर नोड अपनी अपनी बारी पे बोलेगी, ठीक है। तो जो बेसिकली पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन है वो इसी तरीके से काम करता है कि जब आपका वायरलेस जो कह लें कि कम्युनिकेशन मॉड्यूल है, जब वो PCF में एंटर होता है, पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन में एंटर होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो डिवाइसेस आमतौर पे कैरियर सेंस करके मीडियम को असेस करने के बाद ट्रांसमिशन का फैसला खुद करती थी, अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि सब डिवाइसेस जो हैं उनको पोल किया जाएगा। जिस डिवाइस के पास डेटा होगा ट्रांसमिट करने के लिए, उसको उसकी बारी, उसकी टाइम स्लॉट एलोकेट कर दी जाएगी और वो नोड उसी टाइम स्लॉट में बोलेगी। जबकि जो तीसरी प्रायोरिटी है हमारे पास, दैट इज द बेस्ट एफर्ट प्रायोरिटी। सर, इनकी टाइम स्लॉट जो अलॉट की जाएगी वो टोकन रिंग की तरह सेम टाइम होगा, यानी सबके लिए एक ही टाइम पीरियड होगा या डिफरेंट होगा? नहीं, असल में आमतौर पे होता ये, एक चीज तो ये कि इम्प्लीमेंटेशन टू इम्प्लीमेंटेशन चीजें वेरी कर सकती हैं, लेकिन आम प्रैक्टिस ये होती है कि सब स्टेशन टोकन रिंग में तो ये है ना कि आप, अब जो जनरल टोकन रिंग प्रोटोकॉल है उसमें तो ये है कि आप तमाम नोड्स को टोकन देते हैं। अब जिसके पास डेटा नहीं भी है टोकन उसके पास भी जाएगा, ठीक है। अब वो सिंपली क्या करेगा, वो पास ऑन कर देगा, ये मेरे पास डेटा नहीं है, तो ये ओवरहेड आप बेयर करेंगे। जबकि आमतौर पे पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन के अंदर जो आपका एक्सेस पॉइंट होता है वो डिवाइसेस को पोल करता है, ठीक है।
वो तमाम डिवाइसेस को ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप बता दें कि किस किस के पास डेटा है, ठीक है। तो जिन जिन डिवाइसेस के पास डेटा होता है जितना जितना भेजने के लिए, वो उस हिसाब से उनको उतनी स्लॉट्स एलोकेट कर देता है, which is more robust mechanism instead of allocating equal slots to everyone where many of those slots will go wasted. You should poll the devices and identify that which device needs to transmit and which device has nothing to transmit. तो जिसके पास ट्रांसमिट करने को कुछ नहीं है उसको आपको स्लॉट भी नहीं देनी चाहिए for the efficient usage of medium. अच्छा, उसके बाद जो तीसरा आपके पास प्रायोरिटी आती है वो बेस्ट एफर्ट ट्रैफिक की आती है, जो आम हमारा जो वायरलेस जिस मॉड में ऑपरेट कर रहा होता है वो आमतौर पे यही मॉड होता है। इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन। इसमें जो हमारा क्लासिकल कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस है वो काम कर रहा होता है कि आपको कुछ ट्रांसमिट करना है, कैरियर को सेंस कीजिए, ठीक है, और अगर मीडियम बिजी है तो एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए बैक ऑफ कर लीजिए, और अगर बिजी नहीं है तो फिर आप DIFS अमाउंट ऑफ टाइम वेट कीजिए, और अगर इस टाइम में मीडियम फ्री रहता है तो उसके बाद आप अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसको मजीद एलैबोरेट करते हैं आगे। यहां पे बेसिकली आपको दिखाया गया है कि आमतौर पे एक जो एक्सेस पॉइंट होता है वो एक बीकन फ्रेम ट्रांसमिट करता है। उस बीकन फ्रेम के अंदर वो एक शेड्यूल अनाउंस करता है सुपर फ्रेम का। सुपर फ्रेम एक कह ले कि एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एक शेड्यूल जो है उसके ड्यूरेशन को हम सुपर फ्रेम कह देते हैं। वो सुपर फ्रेम आमतौर पे दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक को हम कहते हैं कंटेंशन फ्री पीरियड जो कि PCF पे बेस्ड होगा, जो कि मैंने अभी बताया आपको कि PCF के अंदर हम एक मिनट जी इंतजार कीजिएगा। अगर किसी को DIFS की समझ आई है तो प्लीज मुझे बता दो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया उसकी। समझ आ गई, लेकिन क्लास के बाद आपस में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू। ओके जी। सो सुपर फ्रेम जो होता है वो इंडिकेट करता है कि कितना टाइम पीरियड कंटेंशन फ्री पीरियड के लिए है और कितना टाइम पीरियड कंटेंशन पीरियड के लिए है। कंटेंशन फ्री पीरियड एज आई इंडिकेटेड, एज आई टोल्ड यू के पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन पे बेस्ड होता है, और ये काइंड ऑफ TDMA की तरह काम करता है
कि आप टाइम डिवाइड कर देते हैं, नोड्स को आपने पोल करके उनके लिए टाइम स्लॉट्स एलोकेट कर दी होती हैं इसके अंदर, ठीक है। और द पॉइंट कोऑर्डिनेटर अलाउज ओनली वन स्टेशन टू एक्सेस, ज़ाहिर है इसमें कंटेंशन नहीं होती, स्टेशन को उसकी बारी मिलती है अगर उसको ट्रांसमिट करना है। कोऑर्डिनेटर सेंड्स अ बीकन फ्रेम टू ऑल स्टेशंस, देन यूजेस अ पोलिंग फ्रेम टू अलाउ अ पर्टिकुलर स्टेशन टू हैव कंटेंशन फ्री एक्सेस। सो अच्छा, अब आमतौर पे जो आप कह लें कि जो डिवीजन है सुपर फ्रेम की, ये लार्जली वेरी कर सकती है। आपका जो पर्टिकुलर नेटवर्क का लेआउट है उसके अंदर इस वक्त जो मैकेनिज्म चल रहे हैं उसके मुताबिक कंटेंशन फ्री पीरियड और कंटेंशन पीरियड जो हैं ये वेरी कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज्यादा शेड्यूल्ड डेटा होगा किसी सिचुएशन के अंदर तो पीसीएफ आपके लिए एक यूजफुल जो है वो मैकेनिज्म होगा। अदरवाइज पीसीएफ का ज़ाहिर ओवरहेड भी होगा, क्योंकि आपको शेड्यूल के मुताबिक अपना डिवाइसेस से जो है उनका ट्रैफिक का जो इस वक्त लोड वो कैरी कर रही हैं उसका आपको पहले कंट्रोल मैकेनिज्म के जरिए उसकी असेसमेंट्स लेनी है, फिर उसके बाद आपको उनको डिवाइसेस को पोल करना है और फिर वो ट्रांसमिट कर सकेंगी। सो अगर आपके पास बहुत ज्यादा शेड्यूल्ड डेटा है तो कंटेंशन फ्री पीरियड यूजफुल हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज्यादा शेड्यूल डेटा नहीं है, जैसा कि आमतौर पे होता है, जैसे हमारा आमतौर पे जो इंटरनेट यूजेज का मैकेनिज्म है उसमें वी डोंट नो, मतलब हम किसी भी रैंडम टाइम पे ब्राउजर खोल के कुछ करना शुरू कर देते हैं, किसी टाइम पे बिल्कुल बंद कर देते हैं, सो द बर्स्टी नेचर ऑफ द ट्रैफिक प्रिवेल्स। सो यूजुअली मोर ऑफन कंटेंशन पीरियड्स आर कंसिडर्ड मोर सूटेबल, और आमतौर पे जो आम कह लें कि डिप्लॉयमेंट्स होती हैं उसमें कंटेंशन पीरियड्स जो आम यूजर्स के लिए कह लें कि सिनेरियोज हैं उसमें यही बेस्ट एफर्ट कंटेंशन पीरियड डीसीएफ बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन जो है दैट इज मोर ऑफन यूज्ड। एक्सक्यूज मी सर। जी सर बीकन फ्रेम जो येलो है सर वो किसे इंडिकेट कर रहा है सर? बीकन फ्रेम्स बेसिकली इनमें क्या होता है बीकन फ्रेम्स में? बीकन फ्रेम्स में कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है आमतौर पे। ये एक्सेस पॉइंट, मिसाल के तौर पे आप यूं समझे ना कि एक एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है, उसके साथ 8-10 स्टेशंस कनेक्टेड हैं। जैसे हम लोग भी किसी एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होते हैं ना, हमारे घर में भी कोई एक्सेस पॉइंट लगा होता है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में भी लगा होता है, तो 8, 10, 15, 20, 30 जितने भी स्टेशंस उसके साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये बीकन फ्रेम बेसिकली इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन वन ऑफ द मेन इंफॉर्मेशन दैट वी इंडिकेटेड हियर इज कि ये सुपर फ्रेम अनाउंस करता है। उस सुपर फ्रेम के अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है जो तमाम स्टेशंस को भेजी जाती है कि मिसाल के तौर पे 5 सेकंड का ड्यूरेशन है, ठीक है, ड्यूरेशंस कैन बी लॉट डिफरेंट। फर्ज करें कि 5 सेकंड का ड्यूरेशन है तो इट कुड इंडिकेट कि इसमें से 2 सेकंड्स कंटेंशन फ्री पीरियड के होंगे और 3 सेकंड्स कंटेंशन पीरियड के होंगे। फिर कंटेंशन फ्री पीरियड के अंदर जब अब तमाम स्टेशंस को पता है कि जी पहले 2 सेकंड्स जो हैं वो कंटेंशन फ्री पीरियड के हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो डिवाइसेस उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती दे कैन सिंपली टर्न ऑफ देयर रेडियोज एंड रेस्ट एट पीस। और अगर वो कोई चीज ट्रांसमिट भी करना चाहती हैं तो उनको पता है कि हमें ट्रांसमिट नहीं करनी क्योंकि ये पीरियड कंटेंशन फ्री पीरियड है। तो इसमें वो डिवाइसेस एक्टिव रह सकती हैं या उनको एक्टिव रहना चाहिए जिन्हें इस कंटेंशन फ्री पीरियड को इस्तेमाल करना है, जिनके पास कोई शेड्यूल्ड डेटा है ट्रांसमिट करने के लिए, राइट। सो ये बेसिकली काइंड ऑफ एक इंफॉर्मेशन प्रोपेगेशन है जो एक्सेस पॉइंट की तरफ से तमाम डिवाइसेस को कम्युनिकेट की जाती है। ओके सर, थैंक यू। ओके, फिर जो आम, जैसे मैंने कहा कि जो ज्यादातर यूज्ड मैकेनिज्म है कम्युनिकेशन का वो बहरहाल डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन ही है, जिसमें हम बेस्ट एफर्ट अंदाज में ट्रैफिक को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस के साथ। मैक वर्क्स विद अ सिंगल फीफो क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू। हर डिवाइस के पास यही एक सिंपल क्यू होता है, जो डेटा पैकेट एप्लीकेशन लेयर से पहले आया जाहिर है वो पहले जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। 3 वेरिएबल्स इसमें बड़े अहम होते हैं। एक को हम कहते हैं कंटेंशन विंडो, एक को हम कहते हैं बैक ऑफ, और एक को हम कहते हैं नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर। नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर की बात तो अभी हमने पहले भी की। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जब हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई होती है कि मीडियम कितने टाइम के लिए बिजी रहेगा, उतने वक्त के लिए हम अपने आप को इनएक्टिव कर लेते हैं, राइट। हम अपना नैव जो है उसको सेट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमें पता चला कि 12 मिलीसेकंड के लिए
मीडियम बिजी है, वो किसी भी नोड ने आरटीएस, सीटीएस और डेटा कम्युनिकेशन के लिए एंगेज कर लिया हुआ है, तो हमें पता है कि इन 12 मिली सेकेंड्स के दौरान हमें कम्युनिकेट करने का कोई फायदा नहीं है, राइट? इफ वी ट्राई टू कम्युनिकेट, इफ वी ट्राई टू इवन एक्सेस द मीडियम, अगर हम कैरियर सेंस भी परफॉर्म करेंगे तो वो वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगा। सो nav बेसिकली इज यूज्ड फॉर दैट। अच्छा, फिर है हमारे पास दो चीजें और, कंटेंशन विंडो और बैक ऑफ। अभी हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। इफ अ फ्रेम इज हर्ड, जैसे आरटीएस, सीटीएस डेटा या एक्ट, nav is set to the duration in that frame. Station sends the media after nav expires. So nav basically हमें उतने टाइम के लिए कहता है कि आप डॉर्मेंट हो जाएं, क्योंकि इतने टाइम के लिए मीडियम बिजी है, आपको उसके बाद ही अब एक्सेस कर सेंस करना है मीडियम को, उससे पहले सेंस करने का फायदा नहीं, बिकॉज दैट विल बी ऑब्वियसली बिजी। अच्छा, इफ द मीडियम इज आइडल फॉर DIFS अमाउंट ऑफ टाइम and back off is not already active, the station draws a random back off in 0 to contention window and sets the back off timer. मैं पीछे एक डायग्राम पे अगर जाऊं, अगर आप ये डायग्राम देखें तो यहां पे आपको दो चीजें ये दोनों नजर आ रही हैं। ऊपर हमने SIFS इंडिकेट किया जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद PIFS इंडिकेट किया जिसकी प्रायोरिटी उसके बाद है, और सबसे कम प्रायोरिटी हमने यहां पे बताया कि DIFS है। ठीक है, अब एक डिवाइस फर्ज करें यहां मीडियम बिजी था, उसने यहां पे डिवाइस ने इस मीडियम को सेंस करना शुरू किया। SIFS के बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, किसी के पास एक्ट नहीं थी भेजने को। PIFS तक भी कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, यानी पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन भी एक्टिव नहीं था। तो मजीद टाइम के बाद अब DIFS अमाउंट ऑफ टाइम एक्सपायर हो गया, उसने इतना इंतजार कर लिया। ठीक है, अब आमतौर पे जैसे मैंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन आमतौर पे मोस्ट यूज्ड फंक्शंस होता है। मोस्ट ऑफन जो एक्सेस पॉइंट्स हैं वो और स्टेशंस जो हैं वो इसी मैकेनिज्म पे